कन्वेंशनल वेपन्स में ऐसे वेपन्स आ जाते हैं, सिंपल राइफल्स, सिंपल गन्स, उर्तगल, भाला, नेजा, आंखें, बगैर मेकअप के, ये कन्वेंशनल वेपन्स हैं। ठीक हो गया, जिसमें 1 वर्सेस 1 के इंटरेक्शन के ऊपर चीजें बेस करी। स्मार्ट वेपन्स, JF-17 थंडर, F-16, G3 गन्स, एडवांस्ड मिसाइल्स, ठीक है, एडवांस्ड टैंकरी, ठीक है, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स, ठीक हो गया, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, मल्टीपल इनपुट, ठीक है, मिसाइल्स, मल्टीपल इनपुट री एंट्री व्हीकल्स, MIRVs, ठीक हो गया। ये सारे के सारे स्मार्ट वेपन्स हैं। बच्चों बात समझ आ गई? यानी टेक्नोलॉजी डिसाइसिव वेपन्स है। और वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा? वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन में आ जाएगा बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन और न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, अब मेरा बच्चा शिजा अलहदा से एक हेडिंग डाल, ठीक है, अलहदा से एक हेडिंग डाल, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ डाल ली, अलहदा से हेडिंग दे दी, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है, अब यहां पे लिखो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नंबर 1। नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। और चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री नेसेसिटी। चारों नोट के लिए, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री नेसेसिटी। ठीक है काफिया बेटा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये है कि अगर तुम्हारा लड़ाई इंडियन फौज से है, ठीक है, और उन्होंने एरियल स्ट्राइक तुम्हारे ऊपर किया, ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर एरियल पेनिट्रेट करते हैं, तो तुमने यूज ऑफ फोर्स सिर्फ उतना करना है जो प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्ड हो। यानी ये ना हो कि ठीक है उन्होंने तुम्हारी किसी एक बेस पे हमला किया, तुम उनका पूरा मुल्क तबाह करने के लिए मिलिट्री यूज ऑफ फोर्स कर लो। ठीक है, मिलिट्री यूज ऑफ फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होगा टू दी इम्पोज लेवल ऑफ थ्रेट। नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। आपने यूज ऑफ फोर्स करते हुए डिस्टिंक्शन करनी है कि ये मिलिट्री टारगेट है या ये सिविलियन टारगेट है, ये मिलिट्री टारगेट है या ये सिविलियन टारगेट है। ठीक हो गया, ये मिलिट्री टारगेट है या ये सिविलियन टारगेट है, ये कंबैटेंट्स हैं या ये नॉन कंबैटेंट्स हैं, ये कंबैटेंट्स हैं या ये नॉन कंबैटेंट्स हैं, ये फूड सप्लाईज हैं या कोई मिलिट्री आर्सनल्स हैं। आपने डिस्टिंक्शन करनी है और आपने टारगेट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को करना है, सिविलियन टारगेट्स को नहीं करना। यह प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। फिर तीसरी चीज, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। आपका मुकाबला एक फौज से है, आप उस फौज से लड़ने के साथ साथ आप वहां के सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दें। ठीक हो गया, आप कोई ऐसी हरकत करें जो लॉन्ग टर्म के अंदर वहां पे इंसानों की जिंदगी को डेंजर में डाले। ठीक है, आपको इस तरह की हरकत करें कि वो लॉन्ग टर्म में इंसानों की जिंदगी को डेंजर में डाले, लॉन्ग टर्म डिजीजेज आए, ये ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के तकाजों के खिलाफ। और आखिरी चीज मिलिट्री नेसेसिटी। आपके ऊपर एक कन्वेंशनल अटैक हुआ, आप उसे डेटर करने के लिए आगे से मारो न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, प्रिंसिपल है वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ऐसा ही है राफिया बेटा, ऐसा ही है, स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ऐसा ही है। अब मेरा बच्चा राफिया बात जरा समझी, जब आप वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो तबाही होगी वो प्रोपोर्शनल तो नहीं होगी।
न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा, ठीक है, तो वो सिविलियन और कंबैटेंट में कोई तमीज तो नहीं करेगा, ठीक हो गया। अब न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल करोगे तो वॉर के बाद भी वहां पे इफेक्ट्स रहेंगे, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स रहेंगे, हेल्थ इफेक्ट्स रहेंगे, और ऑटोमेटिकली अनटिल एंड अनलेस कि आपका सर्वाइवल एट स्टेक है, किसी भी तरीके से आप वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के इस्तेमाल को मिलिट्री नेसेसिटी के तौर पे डील नहीं कर सकते। इन्हीं 4 रीजन की वजह से, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ये जो प्रिंसिपल्स फुलफिल नहीं करते, इसी 4 रीजंस की वजह से वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को इलीगल माना जाता है, ये लीगल वेपन्स नहीं है, ठीक हो गया। तो जो नॉर्मल बैटल है, डिक्लेयर्ड बैटल है, ठीक हो गया, जो आपने इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करनी है, उसके अंदर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इलीगल वेपन है। कन्वेंशनल वेपन या स्मार्ट वेपन्स को आप लीगल वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो वेपन्स हैं जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डिस्टिंक्शन, मिलिट्री नेसेसिटी और ह्यूमैनिटी के अंदर फॉल कर सकते हैं। चुनाचे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन किसी भी तरीके से उनका यूज जस्टिफाइड नहीं है। अगर तुमने गौर किया हो तो मैंने तुम्हें पूरा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और पूरी बेसिस ऑफ जनीवा कन्वेंशन समझा दी हैं, लेकिन इसमें निशानियां अकल वालों के लिए। डन हो गया मेरा बच्चा? बच्चों ये प्रिंसिपल क्लियर हो गए? कन्वेंशनल वेपन, स्मार्ट वेपन्स और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल क्लियर हो गए? ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिक्स अब हम चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्रिक वॉरफेयर या कन्वेंशनल वॉर के 3 टैक्टिक्स हैं। सिमेट्रिक वॉरफेयर या कन्वेंशनल वॉर के 3 टैक्टिक्स हैं। कितने टैक्टिक्स हैं? 3 टैक्टिक्स हैं। टैक्टिक नंबर 1, आइडेंटिफाई योर एनिमी। टैक्टिक नंबर 1, आइडेंटिफाई योर एनिमी। टैक्टिक नंबर 2, ठीक है, टैक्टिक नंबर 2, पहला टैक्टिक क्या है? आइडेंटिफाई योर एनिमी। टैक्टिक नंबर 2, ठीक है, फाइट योर एनिमी। और टैक्टिक नंबर 3, pin down your enemy on the basis of numeric strength. Identify your enemy, fight your enemy, और pin down your enemy on the basis of numbers, numeric strength. ठीक है? Identify your enemy, इंडिया तू मेरा दुश्मन है, ठीक है? Fight your enemy, आप मैदान में खोते के पुत्र मैच डालते हैं। And pin down your enemy on the basis of numbers, ठीक है? मेरे पास बम बारूद है, ठीक हो गया, मैं तुझे शिकस्त दूंगा क्योंकि मैंने तेरे लिए ज्यादा तलवारें तैयार करके रखी हुई हैं। बात समझ आ गई? तो कन्वेंशनल वॉर के 3 प्रिंसिपल हैं, आइडेंटिफाई योर एनिमी, फाइट योर एनिमी एंड पिन डाउन योर एनिमी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दें। आइडेंटिफाई योर एनिमी, फाइट योर एनिमी, पिन डाउन योर एनिमी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिक स्ट्रेंथ या नंबर्स। डन हो गया मेरा बच्चा? अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर के प्रिंसिपल्स नोट कीजिएगा। एसिमेट्रिक वॉरफेयर के प्रिंसिपल्स हैं कि नेवर लेट योर एनिमी आइडेंटिफाई यू, नेवर लेट योर एनिमी आइडेंटिफाई यू। नंबर 2, ठीक है, नेवर कम एंड फाइट एट योर ओन, नेवर लेट योर एनिमी आइडेंटिफाई यू, नेवर कम एंड फाइट एट योर ओन। और नंबर 3, नंबर्स डोंट मैटर, नंबर्स डोंट मैटर। उसका पहला प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई योर एनिमी, इसका पहला प्रिंसिपल है नेवर लेट योर एनिमी आइडेंटिफाई यू। उसका दूसरा प्रिंसिपल है फाइट योर एनिमी, इसका दूसरा प्रिंसिपल है नेवर कम एंड फाइट एट योर ओन। और उसका तीसरा प्रिंसिपल है पिन डाउन योर एनिमी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। ये कहता है नंबर्स डोंट मैटर। बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? नंबर्स डोंट मैटर, ठीक हो गया। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होगा? तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूं, मैं दोस्तों में हूं या फिर दुश्मनों में हूं।
देखा जो तीर खाकर कमीनगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ताक में दुश्मन भी था और पुष्ट पर अहबाब भी, तीर पहले किसने चलाया ये कहानी फिर सही। डन हो गया मेरा बच्चा? ठीक है। अब राफिया बेटिया, एसिमेट्रिक वॉरफेयर की आगे 3 टाइप्स हैं। एक कहलाती है इंसर्जेंसी, एक कहलाती है गुरिल्ला वॉरफेयर, और एक कहलाती है टेररिज्म। एक कहलाती है इंसर्जेंसी, एक कहलाती है गुरिल्ला वॉरफेयर, और एक कहलाती है टेररिज्म। नोट कर लिया मेरा बच्चा? इंसर्जेंसी, गुरिल्ला वॉरफेयर या टेररिज्म। नोटेड बेटा? इंसर्जेंसी, गुरिल्ला वॉरफेयर और टेररिज्म। नोट हो गया मेरा बच्चा? अब इंसर्जेंसी का प्रिंसिपल है हिट, रन, हाइड। इंसर्जेंसी का प्रिंसिपल नोट कर लिया? हिट, रन, हाइड। गुरिल्ला वॉरफेयर का, ठीक है, प्रिंसिपल है हिट, इंगेज, सेटल। इंसर्जेंसी का प्रिंसिपल है हिट, रन, हाइड। गुरिल्ला वॉरफेयर का प्रिंसिपल है हिट, इंगेज एंड सेटल। और टेररिज्म का वन लाइनर प्रिंसिपल है इंड्यूस, टेरर, मेक, पेनिट्रेशन। इंड्यूस, टेरर, मेक, पेनिट्रेशन। बच्चों नोट कर लिया सारे का सारा? इंड्यूस, टेरर, मेक, पेनिट्रेशन। नोट कर लिया मेरा बच्चा? तो इंसर्जेंसी का प्रिंसिपल है हिट, रन, हाइड। गुरिल्ला वॉरफेयर का प्रिंसिपल है हिट, इंगेज, सेटल। और टेररिज्म का प्रिंसिपल है इंड्यूस, टेरर, मेक, पेनिट्रेशन। ठीक है शीजा, जब एक इरेगुलर आर्मी अनपैटर्न्ड वे से एक रेगुलर आर्मी के खिलाफ लड़ेगी, ठीक हो गया, उनके पास एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है, किसी जगह का एक फॉर्मल कंट्रोल नहीं। वो आएंगे, कभी फौजियों की जीप को निशाना मार देंगे, बना लेंगे, कभी सुई की पाइपलाइन को निशाना मार लेंगे, बना देंगे, कभी किसी फौजी छावनी के ऊपर मिसाइल अटैक कर देंगे, हिट करेंगे, वहां से भागेंगे और हाइड हो जाएंगे, जैसे कि बलोच इंसर्जेंट्स लड़ते हैं। तो जब एक इरेगुलर आर्मी एक रेगुलर आर्मी के साथ अनपैटर्न्ड वे के अंदर हिट, रन, हाइड की बुनियाद पे लड़ेगी, ऐसे बेलिजरेंट एक्ट्स को क्या कहते हैं? इंसर्जेंसी। ठीक है, उनकी कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं है, उनकी कोई परमानेंट स्ट्रक्चरिंग नहीं है, वो प्रॉपरली इंगेज नहीं करते, वो जनरली अनपैटर्न्ड वे से डिफरेंट तरीकों से मिलिट्री टारगेट्स को, अपने ओपोनेंट को हिट करेंगे और वो अपने सेफ हाइडआउट्स के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स को क्या कहते हैं? इंसर्जेंट्स या इंसर्जेंसी। प्रिंसिपल क्या है? हिट, रन, हाइड। डन हो गया मेरा बच्चा? प्रिंसिपल क्या है? हिट, रन, हाइड। बच्चों क्लियर है? बलोच इंसर्जेंट्स इसकी मिसाल है, ठीक हो गया। कश्मीरी मुजाहिदीन इसकी मिसाल है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है गुरिल्ला वॉरफेयर। जब ये इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, जब ये इंसर्जेंसी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, जब एक प्रॉपर मिलिट्री पैटर्न आ जाएगा, अब ये इंसर्जेंट्स हिट करेंगे, हिट करके भागेंगे नहीं, बल्कि दुश्मन की आर्मी से, ठीक है, फुल फ्लेज इंगेज करेंगे और इलाके कैप्चर करने के बाद वहां पे परमानेंट सेटलमेंट्स बनाएंगे, परमानेंट कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे। उनकी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होगी, उनके पास प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, ठीक है, उनका
लड़ने का तरीका प्रॉपर आर्मी की तरह पैटर्न तरीका होगा, ऐसी, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बेलिजरेंसी को कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, मीनिंग दैट कि जब इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, पैटर्न हो जाती है, इंगेजमेंट परमानेंट हो जाती है और सेटलमेंट्स, ठीक है, एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एसिमेट्रिक टैक्टिक्स को क्या कहते हैं? गुरिल्ला वॉरफेयर। जैसे कि, ठीक है, टीटीपी ने पाकिस्तान में पेनिट्रेट किया था, सवात तक आ गए थे, तामिल टाइगर्स थे, ठीक है, तामिल टाइगर्स थे, तामिल टाइगर्स थे वगैरह वगैरह, ठीक हो गया, कुर्द हैं, ठीक है, इराक के अंदर वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है, अफगान तालिबान है, ठीक है। और फाइनली जो सबसे आखिरी टाइप है वो है टेररिज्म। टेररिज्म का क्योंकि आगे पूरे का पूरा टॉपिक आना है तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, टेररिज्म का आगे पूरे का पूरा टॉपिक आएगा तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बच्चों ये तीनों टाइप ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर या टैक्टिक्स हो गए इन फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स। डन हो गया, चौकस हो गया। ठीक है, चुनाचे राबिया बेटा, हमने ये पढ़ा था ना, जो हमने ये जो पढ़ा था, ठीक है, हमने ये टाइप्स ऑफ वॉर पढ़ी थी। तो इन टाइप्स ऑफ वॉर को लड़ा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेपन एंड टैक्टिक्स, ठीक है। यानी ये टूल्स हैं, ये टैक्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पे किसी भी किस्म की जंग लड़ी जाती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेपन्स एंड टैक्टिक्स इज टर्म्ड एज वॉरफेयर। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को वॉरफेयर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दो, ठीक है। अब मारवी बेटा मैं आगे जाने लगा हूं, मारवी मैं आगे जाने लगा हूं, ठीक है, प्लीज अब जरा समझिएगा आगे। अब मेरे बहनों भाइयों मैं तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट करवाने लगा हूं, ठीक है। तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं जिसे कहते हैं जनरेशंस ऑफ वॉरफेयर। मैं एक कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं जिसे कहते हैं जनरेशंस ऑफ वॉरफेयर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है। अभी तक वॉर की 5 जनरेशंस हैं। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, सेकंड जनरेशन वॉरफेयर, थर्ड जनरेशन वॉरफेयर, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। वॉरफेयर की कितनी जनरेशन हैं? 5। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ठीक हो गया। 5 जनरेशन ऑफ वॉरफेयर हैं जो वॉर के अंदर प्लेस होंगी, फर्स्ट टू फिफ्थ, ठीक है। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट जरा समझना है। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का प्रिंसिपल है लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर क्या है? लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स। बच्चों इधर जरा समझिएगा बोर्ड के ऊपर, लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स। अब ये लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स क्या है, इस बात को जरा समझिएगा। प्रॉपर फौजें एक दूसरे के सामने सफ बंदी करेंगी, अचानक शीजा की आवाज आएगी अटैक, एक फौज दूसरी फौज के रैंक्स के अंदर पेनिट्रेट करेगी, धावा बोलेंगे, बाहुबली शुरू होगा, ठीक है। जिसके लाइन एंड कॉलम्स, ठीक है, कंप्लीट पेनिट्रेट हो गए उसे शिकस्त हो जाएगी, जिसके लाइन और कॉलम्स कंप्लीट पेनिट्रेट नहीं हुए, ठीक हो गया, वो जंग के अंदर स्टेबल रहेगा, ना वो मर्द रहे ना वो जंगे रही। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, ठीक है, अब मजीद नहीं होती। ये थी गजवा बदर, ठीक है, ये थी बाहुबली की जंगें, ये थी उर्तगल की जंगें, ये थी खिलाफत उस्मानिया की जंगें, ये थी रोमन अंपायर के ज़माने की जंगें, ठीक है, ये थी स्पार्टन्स के दौर की जंगें, यानी जब प्रॉपर इन्फेंट्रीज लड़ती थी, ठीक हो गया, मैन टू मैन ग्राउंड बेस्ड फोर्सेस आपस में लड़ती थी और वो मर्दों की तरह लड़ती थी। ऐसी चीज को कहा जाता था लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स। अब ये लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स मजीद दुनिया के अंदर नहीं चलते। बच्चों ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब
ठीक है शिजा बेटा, सेकंड जनरेशन वॉरफेयर कौन सी थी? सेकंड जनरेशन वॉरफेयर थी, ठीक है, जिसका प्रिंसिपल था स्पीड, सरप्राइज and mental decision making abilities. Speed, surprise and mental decision making abilities. Speed, surprise और mental decision making analysis. बच्चों यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया? ठीक हो गया। अब स्पीड का क्या मतलब है? एडवांस्ड वेपन, स्मार्ट वेपन्स। सरप्राइज का क्या मतलब है? ठीक है, यूनिक टैक्टिक्स फॉर यूजिंग दोज वेपन्स। और मेंटल एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग एनालिटिक्स का क्या मतलब है? ठीक है, इनिशिएटिव इन डिसीजन मेकिंग। सुन त्सू की वॉर, ठीक है, वॉर फॉट विद द एडवांस्ड वेपनरी, the way that weaponry is used, and how effectively military decision making is carried out, how effective is initiative in terms of waging war। तो स्मार्ट वेपन्स की बुनियाद पे, ठीक है, जो वॉर्स लड़ी जाती हैं, एडवांस इन्फेंट्रीज की बुनियाद पे, एडवांस्ड आर्टिलरी की बुनियाद पे, एडवांस्ड एयरफोर्स की बुनियाद पे, मनूवरेबिलिटी की बुनियाद पे, ठीक हो गया, ऐसी वॉर्स को क्या कहते हैं? सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर। ठीक हो गया, सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर। ठीक है, यहां पे कन्वेंशनल वेपन, यहां पे कन्वेंशनल मैन टू मैन इंटरेक्शन को रिप्लेस कर रहा है स्मार्ट वेपन्स का एज। बच्चों सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, डन हो गया मेरा बच्चा? ठीक है, अच्छा मेरे बहनों भाइयों, जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अपने यूनिक टैक्टिक्स यानी सेकंड जनरेशन वॉरफेयर का अपना वेरिएंट लॉन्च किया, जिसे कहते थे ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्ज होता है लाइटनिंग, क्रीग वॉर, वॉर फॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट, वॉर फॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो जर्मन्स ने वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो टैक्टिक्स इंट्रोड्यूस किए वो कहते हैं ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्जक्रीग क्या थे मेरा बच्चा? ठीक है, पहली दफा एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया। जर्मन एयरफोर्स को कहते थे लुफ्टवाफे, लुफ्ट LUFT लुफ्टवाफे। अब होता क्या था कि जर्मन एयरफोर्स जाती थी और वो एरियल बॉम्बिंग करती थी। वो क्या करती थी? एरियल बॉम्बिंग करती थी। एरियल बॉम्बिंग की बुनियाद पे लाइटनिंग इंपैक्ट क्रिएट होता था, तबाही होती थी। अभी उनके दुश्मन ने एरियल स्ट्राइक से रिकवर नहीं किया होता था, तो पीछे से जाते थे टैंक्स, और टैंक्स जाके उधर मजीद धुलाई करते थे। और अभी दुश्मन, ठीक है, टैंक्स के ऊपर से रिकवर नहीं होता था, तो पीछे से उनकी इन्फेंट्रीज जाती थी और वो आहिस्ता आहिस्ता जाके इलाकों को कैप्चर करना शुरू कर देती थी। तो ये जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए से कहते थे ब्लिट्जक्रीग, वॉर फॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक हो गया? चुनाचे सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में सिर्फ एक फर्क है कि दोनों का फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्पीड, सरप्राइज एंड मेंटल डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। लेकिन जो थर्ड जनरेशन है वो जर्मन स्पेसिफिक है, वर्ल्ड वॉर टू स्पेसिफिक है, जिसे कहा जाता है ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्जक्रीग, लाइटनिंग वॉर, वॉर फॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया? वॉर फॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है, ठीक है, when there would be a blurring distinction between war and politics, when there would be a blurring distinction between war and politics, war fought at political fault lines। ठीक है, आपका दुश्मन आपके मुल्क के पॉलिटिकल फीचर्स को यूज करेगा।
वो पॉलिटिकल वर्नरेबिलिटीज क्रिएट करेगा, वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स, लिंगुअल डिस्प्यूट्स, ठीक है, सोशल डिस्प्यूट्स, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स को बेस बना के आपके खिलाफ हमलावर होगा, आपके खिलाफ हमलावर होगा। ठीक हो गया। वो आपकी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को, ठीक है, वो आपकी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को, ठीक है, एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है, वो धरने करवाएगा, वो पॉलिटिकल रिफ्ट्स को बेस करेगा, वो इंसर्जेंसी फैलाएगा, वो टेररिज्म फैलाएगा, वो मजहब कार्ड खेलेगा, वो पीटीएम खेलेगा, किसी ना किसी तरीके से वो आपके पॉलिटिकल फिशर्स को बेस बना के आपको आपस में लड़वाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब आपका दुश्मन आपके मुल्क में पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को कैप्चर करने की कोशिश करता है, जैसे इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर किया, इंडिया बलोचिस्तान के अंदर बीएलएस के जरिए करने की कोशिश करती है, और आपके मुल्क की ही पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। कैसे? इंसर्जेंसीज प्रमोट करके, गुरीला वॉरफेयर प्रमोट करके, पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म दे के, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस को जन्म दे के, इंस्टीट्यूशंस को आपस में लड़ा के। तो जब आपका दुश्मन पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करके आपके मुल्क को इंटरनल कोलैप्स करने का कोशिश करेगा, ऐसी जंग को क्या कहते हैं? फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा बच्चा? और अगली है बच्चों, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, और मरियम बेटा आखिरी है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सोशो कल्चरल वॉरफेयर और इकोनॉमिक वॉरफेयर। जब आपका दुश्मन आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा करेगा, फेक न्यूज, मीडिया, सोशल मीडिया, अगर आपके मुल्क में कुछ ठीक हो रहा है तो आपके मीडिया के जरिए, ठीक है, या अपने प्रोपोगेंडा के जरिए वो उसे गलत प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर आपके मुल्क में कुछ गलत हो रहा है तो उसे सही प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो फेक न्यूज फैलाएगा, ठीक हो गया, वो इंसर्जेंस फेक न्यूज फैलाएगा, वो अफरा तफरी फैलाएगा, ठीक हो गया, वो हाइपरिज्म फैलाएगा, यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ठीक है, वो आपको पॉलिटिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, फिर सोशो कल्चरल वॉरफेयर, वो आपको कल्चरल डेविएशन के अंदर लेके जाने की कोशिश करेगा। अपने मोजे खुद ढूंढो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जैसा तेरा भद्दा है वो तेरी मर्जी। ठीक हो गया। तो सोशो कल्चरल वॉरफेयर के अंदर क्या होता है? सोशो कल्चरल वॉरफेयर के अंदर आपका दुश्मन आपकी वैल्यूज को, ठीक है, कैप्चर करने की कोशिश करेगा। आपके मुल्क में आइडेंटिटी क्राइसिस आएगा। आपके मुल्क में एक साइड पे खलील रहमान कमर आ जाएगा, दूसरी साइड पे मारवी सरमद आ जाएगी। ठीक है, एक साइड पे खलील रहमान कमर आ जाएगा और दूसरी साइड पे मारवी सरमद आ जाएगी। ठीक हो गया। तो आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल फिशर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं तो ज्वाइंट फैमिली के अंदर नहीं रह सकती, मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, डी तेरी प्राइवेसी। कहानी समझ आई या नहीं है? और फिर आखिरी चीज इकोनॉमिक वॉरफेयर, आपका दुश्मन आपको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वनरेबल करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? ठीक है, आपके आपको एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट करवा के, आपकी प्रोडक्ट्स को दुनिया से निकलवा के, आपकी प्रोडक्ट्स के खिलाफ मार्केटिंग करके, प्रोपोगेंडा करके, ठीक है, बैगर दाई नेबर पॉलिसी के जरिए। तो जब आपका दुश्मन, ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रंट, सोशो कल्चरल फ्रंट और इकोनॉमिक फ्रंट को कलेक्टिवली आपके खिलाफ खोल देता है, ऐसी जंग को क्या कहते हैं? फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। बच्चों यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बच्चों यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? 65 की जंग सेकंड जनरेशन वॉरफेयर थी। कारगिल की जंग सेकंड जनरेशन वॉरफेयर थी। ठीक हो गया। ये जो अभी पुलवामा अटैक के बाद हुआ, 27 फरवरी को हुआ, ठीक है, ये सेकंड जनरेशन वॉरफेयर थी। डन हो गया? ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, हम 2 एक साल से ना एक टर्म बार बार सुन रहे हैं, उस टर्म को कहते हैं आप, ठीक है,
उस टर्म को आप कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। सेक्टेरियनिज्म फोर्थ में आएगा मेरा बच्चा, फिफ्थ में भी आएगा, दोनों में आ सकता है ना। अगर सेक्टेरियनिज्म को, ठीक है, सोशो कल्चरल डिवीजन की बुनियाद पे इंफॉर्मेशन के जरिए, ठीक है, फेक न्यूज के जरिए चला लिया जा रहा है, लेकिन जनरली सेक्टेरियन वॉर्स बुनियादी तौर पे फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर आती है, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना। ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, आप एक अरसे से लफ्ज सुन रहे हो, आप एक अरसे से लफ्ज सुन रहे हो हाइब्रिड वॉर, ठीक है। टीचर्स हाइब्रिड वॉर पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो आके शुरू हो जाते हैं कि जी फेक न्यूज है, फलानी चीज है, ढमकानी चीज है, ऐसी की तैसी। ठीक हो गया, ऐसी की तैसी, ठीक है। हालांकि हाइब्रिड वॉर को थ्योरेटिकली वो क्लियर नहीं करते। हाइब्रिड वॉर क्या होती है? जब आपका दुश्मन, ठीक है, इन मल्टीपल जनरेशंस को बैक वक्त आपके खिलाफ इनिशिएट कर देगा, यानी आपको मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर वॉर में इंगेज करेगा। ठीक हो गया, ठीक है। वो फर्स्ट जनरेशन का भी कोई कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकता है, सेकंड जनरेशन का भी कोई कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकता है, थर्ड जनरेशन का भी कोई कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकता है, फोर्थ और फिफ्थ का भी कोई कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकता है। ठीक हो गया, ठीक है। राफिया जरा समझी, अब वो करेगा क्या कि फुल फ्लेज आपके खिलाफ वॉर, कन्वेंशनल वॉर को इनिशिएट नहीं करेगा, वो छोटे छोटे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पंगे लेता रहेगा ताकि आपकी फौज बॉर्डर्स पे इंगेज रहे, आपकी फौज बॉर्डर्स पे इंगेज रहे, और फौजियों का फोकस बॉर्डर्स पे डाइवर्ट करके वो मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा थ्रू पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस, थ्रू फेक न्यूज, थ्रू सोशो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, थ्रू इकोनॉमिक एलिमेंट्स। ठीक हो गया। चुनाचे जब आपका दुश्मन बैक वक्त आपके खिलाफ मल्टीपल जनरेशंस के थ्रेट को इंपोज कर देगा, ऐसी वॉर को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड वॉर। यानी आपका दुश्मन मल्टीपल टैक्टिक्स को सिमल्टेनियसली आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, और उसका मेन डोमिनेंट फोकस क्या होता है कि फौज बॉर्डर्स पे एंगेज रहे ताकि हम फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन को सिमल्टेनियसली मुल्क के अंदर एक्सप्लॉइट कर सकें। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा टैक्टिक है कि उस मुल्क के अंदर उसके इंस्टीट्यूशंस का क्राइसिस बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, इंस्टीट्यूशन का क्राइसिस बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, और उधर की अवाम को, इन पर्टिकुलर यूथ को, उस मुल्क की फौज से मुतनफर किया जाता है। नूर बेटा मैं ऐसे कमेंट नहीं देता यार, ठीक हो गया, प्लीज, ठीक है। आइडिया पूरे का पूरा समझ आ गया? यानी पूरे का पूरा ऐसे लोग जिनसे घर वाले ये नहीं पूछते कि शाम को खाने में क्या बनाएं, वो भी, ठीक है, बैठ के, ठीक है, फेसबुक के ऊपर गालियां दे रहे होते हैं फौज को, जुडिशरी को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया को। ठीक हो गया। चुनाचे इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस को जन्म देना, इंटरनल फॉल्ट लाइंस को जन्म देना, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का कंपोनेंट है। आई होप सो हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? नवाल तुम ब्रेक पे चली जाओ। हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक है। अब मरियम बेटा, हमारा वॉर का कॉन्सेप्ट हो गया कि वॉर क्या होती है, हमारा वॉर की रैशनैलिटी, या लॉजिक का कॉन्सेप्ट हो गया, टाइप्स ऑफ वॉर हो गई, फिर प्रॉक्सी वॉर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ वॉरफेयर हो गई, उन्हें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, और उसी की बुनियाद पे हमने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को भी डिस्कस कर लिया। फिर हमारी जनरेशंस ऑफ वॉरफेयर हो गई, ठीक हो गया, और उसकी बुनियाद पे हमने हाइब्रिड वॉरफेयर को डिस्कस कर लिया। यहां तक मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गई? यहां तक मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गई? अब मेरे बहनों भाइयों, मैं एक बड़े मजे की मैपिंग करवाने लगा हूं। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया, मैं उसे एक ही फ्लो में लिंक करने लगा हूं। कामिल जरा समझिए, जब आप प्रॉपर एनालिसिस को बिल्ड करते हो ना, तो वॉरफेयर क्या थी? कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स, ऐसा ही है। वॉरफेयर क्या थी? कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? ठीक हो गया।
तो फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में, ठीक है, प्लीज इस बात को नोट कीजिएगा, फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में कन्वेंशनल वेपन्स और टैक्टिक्स भी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल वेपन्स और टैक्टिक्स भी कन्वेंशनल। क्लियर मेरा बच्चा? कन्वेंशनल वेपन्स, कन्वेंशनल टैक्टिक्स। सेकेंड जनरेशन के अंदर वेपन्स कन्वेंशनल की जगह आ गए स्मार्ट, लेकिन टैक्टिक्स अब भी कन्वेंशनल है। थर्ड जनरेशन ऑफ वॉरफेयर के अंदर वेपन्स आ गए स्मार्ट, लेकिन टैक्टिक्स अब भी कन्वेंशनल है। तो अगर आप गौर करो तो पहली 3 जनरेशन्स मर्दों वाली जंगें, यानी यहां पे फॉर्मली वेपन्स डिसाइसिव जंगें हो रही। बच्चों ये बात समझ आ गई? यहां पे फॉर्मली वेपन्स डिसाइसिव जंगें हो रही। ठीक हो गया? फोर्थ जनरेशन के अंदर वेपन सिग्निफिकेंट नहीं है, फिफ्थ जनरेशन के अंदर वेपन सिग्निफिकेंट नहीं है, बल्कि, ठीक है, यहां पे टैक्टिक्स आ गई अनकन्वेंशनल या एसिमेट्रिक, अनकन्वेंशनल या एसिमेट्रिक। बच्चों ये पॉइंट नोट कर लिया? वेपन्स डिसाइसिव नहीं है। तो मेरा बच्चा, मैं क्या ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे वॉर की जनरेशन्स इवॉल्व कर रही हैं तो वॉर्स वेपन डोमिनेंस से कन्वेंशनल डोमिनेंस की तरफ आ रही हैं, लिनियरिटी से नॉन लिनियरिटी की तरफ आ रही हैं, सिमेट्री से नॉन सिमेट्री की तरफ आ रही हैं, कन्वेंशनल मीन्स से नॉन कन्वेंशनल मीन्स की तरफ आ रही हैं, और वेपन्स डिसाइसिव होने की बजाय, ठीक है, वो वेपन्स डिसाइसिव होने की बजाय वो टैक्टिक्स डिसाइसिव हो रही हैं, और आज की जंगों के अंदर अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स डोमिनेट कर रही हैं। कन्वेंशनल टैक्टिक्स का रोल दुनिया के अंदर कम से कम होता जा रहा है। बच्चों ये पॉइंट नोट कर लिया? ये पॉइंट नोट कर लिया? बड़े मजे का पॉइंट है अगर तुम लोगों को समझ आ गया। ठीक हो गया बच्चों? हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर? जितना हमने पढ़ा वॉर का कंपोनेंट वो सारे का सारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक हो गया? चुनाचे यहां पे आके आप लोगों का ये पूरे का पूरा